रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार, यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया, 6 आलू हैं, दो दो तीनों के हो गए, ये दो मेरे, ये दो मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसे ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी, कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गईं, अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ष थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तय लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या? रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ, उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं।
आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया। कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जीजी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार टूटने से बच जाता है। रामपुर गांव में सेठ गिरधारी लाल का बहुत नाम था। गिरधारी लाल की जिंदगी में सारे ऐशो आराम थे। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुड़िया थे। गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमीरी का लंबा चौड़ा बखान करता। गिरधारी की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आज वो 1 साल की हुई थी। अरे तुम देखना ज्ञानचंद, मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतने धूमधाम और शान से करूंगा कि रामपुर गांव क्या, आसपास मीलों दूर गांव के लोग देखते रह जाएंगे। वो तो है गिरधारी, तुम्हारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी किस्मत वाली हैं, जो तुम जैसा पिता उन्हें मिला। वैसे गिरधारी, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा को तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो वापस शहर जाकर मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ज्ञानचंद। सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो, हम धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। उस दिन गिरधारी लाल सचमुच बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा अपनी 5 बेटियों को सुला देती है। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे, सुबह से कितनी भाग दौड़ कर ली। उमा, अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। वैसे ज्ञानचंद ठीक कह रहा था, हमारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी नसीब वाली हैं। उमा, हम अपनी बेटियों को खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े अमीर खानदान हमारी बेटियों के लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम देखना, आसपास के गांव ही नहीं, शहर से भी बड़े बड़े रिश्ते हमारी बेटियों के लिए आएंगे। तुम देखना, मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे ये 5 तो अमीर सेठ गिरधारी लाल की बेटियां हैं। गिरधारी लाल खुशी से अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक भूकंप आ जाता है। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। भूचाल आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। घर के घर टूट जाते हैं। उमा अपनी 5 बेटियों को साथ लिए गिरधारी को ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। वो रोती बिलखती गांव के पास बने टेंट में पहुंचती है। भैया,
आपने कहीं मेरे पति को देखा है? आप जानते होंगे सेठ गिरधारी लाल, वो मेरे पति हैं। बहन, मैंने देखा था तुम्हारे पति के ऊपर लोहे का एक खंभा गिरा था। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। उमा अपनी 5 बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है, पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। उमा का तो कोई घर ही नहीं था। वो शहर की बस में बैठ जाती है और शहर पहुंच जाती है। माँ, हम सबको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने का ले लो, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ राधा बिटिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे इन चारों को लेकर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इन सोने की चूड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन गुजारा चल जाएगा, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उमा शहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की चूड़ियां बेचती है। 40,000 रुपए मिल जाएंगे इन चूड़ियों के। हाँ हाँ दे दीजिए, मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूंगी। पहले सबके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। उमा सड़क पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे रुपए लेकर भाग रहा है, कोई मदद करो। उमा चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। चोर उमा के हाथ से सारे रुपए लेकर भाग गया। उमा के हाथ खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापस लौट आती है। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ खाने को नहीं लाई? माँ, तुम रो क्यों रही हो? चोर सारे रुपए छीन कर भाग गया राधा, अब हम क्या करेंगे? तू तो समझदार है, पर ये चारों भी बहुत छोटी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। माँ, तुम भी सो जाओ। रात हो गई थी। उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड़ के नीचे नहीं सो रही। वो अपनी चारों बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया बेटा, उठो उठो, तो राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं माँ, वो हम में से तो किसी को नहीं कहकर गई, हम तो सो रहे थे। राधा कहाँ चली गई बिटिया? तुम बैठो, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधा अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खाने का ढूंढने गई थी। वो समझदार थी और वो सारी परेशानी को समझ रही थी। राधा एक चाय के होटल पर जाती है और भैया से कुछ ब्रेड के पीस मांगती है। चाचा, मुझे डबल रोटी दे दो, मेरी माँ और बहनें भूखी हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये शहर है बिटिया, यहाँ काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा, कोई काम बता दो, फिर मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूंगी। अच्छा, तो एक काम कर, बर्तन पड़े हैं वो धो ले, और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा, मैं अभी बर्तन कर देती हूँ। राधा चाय के होटल पर रखे ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। इतनी देर में उमा भी वहां आ जाती है और वो राधा का हाथ रोक देती है। राधा, ये क्या कर रही है? तू झूठे बर्तन साफ कर रही है और तू मुझे बताकर भी नहीं आई। मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया को भूख लगी थी, मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने का ले लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब ये सारे बर्तन कर लूंगी तो मुझे बदले में डबल रोटी मिलेगी, फिर आप सब पेट भर कर खा सकते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी बेटियों का ऐसा नसीब नहीं सोचा था। क्या से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हट बिटिया, मैं बर्तन कर लूंगी, तू अपनी बहनों के पास जाकर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। उमा सारे झूठे बर्तन धो देती है और बदले में चाय वाला उसे डबल रोटी के पीस दे देता है। उमा अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रही थी। चलते चलते एक दोपहर उमा सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। राधा उसके पास गई और विनती करने लगी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बेहोश हो गई है। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। ड्राइवर, जरा देखो क्या हुआ है। मैडम, लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी जहाँ पर वो गरीब और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी। उस औरत की मेहरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगह मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतों के लिए ही खुला है। तुम्हारी बेटियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ और कई तरह के रोजगार से तुम पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकती हो। गिरधारी लाल और उमा की पांचों बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था। जिन बेटियों को राज सुख मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपनी माँ के साथ एक एनजीओ में रह रही थी।
धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया। उमा की पांचों बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई। उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, अचानक उसकी मुलाकात ज्ञानचंद से हो गई। ज्ञानचंद को लगा कि भूकंप के मलबे में गिरधारी का सारा परिवार खत्म हो गया, पर अपने सामने उमा को देखकर ज्ञानचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरधारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था, इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा। गिरधारी लाल से किए वादे को पूरा करने के लिए ज्ञानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा हुआ था। उमा गिरधारी लाल को याद कर रही थी। भाभी क्या हुआ, गिरधारी को याद कर रही हो? हाँ भैया, आज वो साथ होते तो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से होते देख बहुत खुश होते। भाई साहब, ये फूल माला की टोकरी रखवा लेते, मुझे लाला जी ने भेजा है। ये तो इनकी आवाज है। आप इस हालत में, आप जिंदा हो जी? गिरधारी तू जिंदा है? तो इस हालत में? उमा, ज्ञानचंद, उमा तुम जिंदा हो? मुझे तो पता चला था तुम और मेरी पांचों बच्चियां उस मलबे में दब गई हैं। हे